आवाज़ नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर पवन कुमार सर। आप लोग भली भांति सर को पहले ही कई चैनलों पे देख चुके हैं। सर ने लगातार 9 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। बहुत सारे स्टूडेंट का एक बार भी नहीं हो पाता है, सबको पता है और सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू पहले ही देख चुके हैं। बड़ा संघर्ष करके पवन कुमार सर आगे निकले हैं। पिताजी सर के ट्रक चलाते थे और जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन भी शायद ट्रक ही चला रहे थे। सर से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाया। और शादी भी सर की हो चुकी थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। बड़ी लगन और संघर्ष से सर ने कर दिखाया है। सर से ही सर की कहानी जानेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं राजस्थान राज्य के नागौर ज़िले का सोमना गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ का निवासी हूँ। मेरा बचपन वहीं बीता। पिताजी वहाँ हमारे गांव में जो पुश्तैनी काम होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना, तो वो करते थे। और पिताजी तो कम पढ़े लिखे थे लेकिन बहुत समझदार थे, तो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे कि तुझे कुछ बड़ा करना है। जो पिताजी जो सपने पूरे नहीं कर पाए, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। तो बड़े लोगों, महान लोगों मुझे इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ सुनाते थे, जो कहानी कहना। आजकल शायद वो प्रथा बच्चों में मैं देख रहा हूँ ख़त्म ही हो गई है। तो पापा मुझे हम डॉक्टर अम्बेडकर की कहानी सुनाते हैं कि कैसे स्ट्रीट लाइट से पढ़ गए वो एक महान संविधानविद बने, हेलन केलर की। तो इन स्टोरीज से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी। मुझे भी लगता था कि मैं कुछ बड़ा करूं। फिर पढ़ाई में भी मैं ठीक था। फिर गांव के जो टीचर्स थे उन्होंने बोला कि सर इसको आप नागौर ले जाओ, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ स्कूल, अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। तो फिर मैं नागौर में आ गया और पिताजी ने मेरे लिए फिर वहाँ पे ट्रक चलाना चालू कर दिया गांव में। तब वो मिट्टी के बर्तन बनाना सिटी में पॉसिबल नहीं था, तो वो ट्रक चलाते और मुझे वहाँ पढ़ाया लिखाया नागौर में। और बहुत बड़ा संघर्ष किया। मैं जो कुछ भी हूँ, सब कुछ मेरे पिताजी की वजह से हूँ। उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। और मैंने ये देखा है कि बहुत से ऐसे ट्रक ड्राइवर्स के बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ लिख सकते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन जो उनके पिताजी या इतने मेरे पिताजी की तरह इतने संघर्ष नहीं कर पाते कि वो पढ़ सकें। उन्होंने खुद भूखा रह के हमें खिलाया और सब कुछ। एक मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता। मैं खुद कई बार सोचता हूँ कि क्या मैं मेरे बेटे के लिए मैं मेरे पिताजी जैसा पिता बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा। तो मैं उनको नमन करता हूँ और सब कुछ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। साथ में ये है कि यूपीएससी की भी मेरी एक लंबी जर्नी रही है। ना चाहते हुए भी यूपीएससी में 9 बार लगातार मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया और 3 बार इंटरव्यू तक पहुँचा और फाइनली मेरा लास्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। तो इसके बारे में ये है कि मुझे ये लगा हिंदी मीडियम से मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत बड़ी दिक्कत ये मिस गाइडेंस की कि हिंदी मीडियम में बहुत मठाधीश और ऐसे लोग बैठे रहते हैं कि जो झूठे बोल देते हैं कि हम 3-4 बार ऐसे इंटरव्यू दे चुके हैं, ऐसे ऐसे कर चुके हैं, और बच्चों को दिग्भ्रमित कर देते हैं कोचिंग्स। और वो भी सीरियस नहीं है, वो भी बच्चों को फ्रॉड बनाते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, अगर उनको सही गाइडेंस मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में मेरे साथ एकेडमी में बच्चे मैं देखता हूँ कि 1-1, 2-2 साल में सिलेक्ट होकर आ रहे हैं और हमें 4-5 साल, 7-8 साल तो नॉर्मल लग रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की कमी है। बच्चों में प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है। और कुछ चीज़ें हैं जो गलतियाँ मैंने की या मैं बच्चों को बताऊँगा ना करें। वो ये है कि आप पहले मेंस की तैयारी करें, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी करें। हमने क्या किया कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर ली, उसके बाद प्रीलिम्स मेंस में बहुत कम टाइम मिलता, तो 3 महीने में रिवीजन भी नहीं हो पाता। प्रीलिम्स मेंस में इतना ही टाइम 3.5 महीने का रहता है। उसके बाद मेंस की एग्ज़ाम देके हम छुट्टी मनाने घर चल जाते या कुछ और काम करने लग जाते। जबकि रियल में अगर आप टाइम वो होता है पढ़ने का मेंस के बाद। अगर आपने मेंस दिया है, ठीक है, मेंस दिया, अच्छा हो, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेंस के बाद आपको वापस वहीं पे डटे रहना है और वहीं जो 3-4 महीने प्रीलिम्स तक मेंस की तैयारी करनी है, अगले मेंस की। यूपीएससी में ऐसा होता है कि आप जब तक आईएएस नहीं बन जाते तब तक आपकी तैयारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। कई बार आईपीएस होते हैं, आईपीएस भी वापस एग्ज़ाम देते हैं, तो इस तरह से। तो ये कुछ गलतियाँ ना करें। और साथ में ये है कि
बच्चों को एक और बात बताऊंगा कि आप 3-4 बार अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद क्या है कि बहुत तनाव आ जाता है जीवन में कि भाई लोग भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं, समाज में भी ऐसे नाम खराब होने लग जाता है, बहुत तनाव आ जाता है कि क्या करें अब। उस टाइम हमारी सोच है, हमारा उस तनाव के कारण हमारा जो परफॉर्मेंस है, रिज़ल्ट नहीं आएंगे। फिर 4-5 साल बाद देखना रिज़ल्ट है वो गिरने लग जाते हैं, तो रिज़ल्ट नहीं आ पाते और बच्चा एक दुष्चक्र में फंस जाता है। तो सबसे अच्छी मेरी सजेशन और मेरा एक्सपीरियंस वो कहता है कि आप 3-4 बार यूपीएससी एग्ज़ाम दे दो, फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यूपीएससी को वहीं स्टॉप करके और कुछ और आप एक बार सेट हो जाएं कहीं। एक जैसे ही आप कहीं सेट हो जाएंगे तो आपको अपने आप ही एक बूस्ट मिलेगा। मेरे सिलेक्शन का रीज़न मैं ये मानता हूँ कि मेरा स्टेट पीसीएस में हो गया था लास्ट टाइम, तो इसलिए मैं टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दे पाया और उसका रिज़ल्ट भी आया। तो ये कुछ मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से सीखें, खुद के एक्सपीरियंस से सीखने के लिए आपकी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और हैं वो भी जानना चाहूँगा। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद हम कैसे मैनेज करें, आपने कैसे कर लिया, टाइम कैसे निकालते थे आप, घर को भी संभालना है, पढ़ाई भी करनी है, कैसे आप कर लेते थे ये सब? हाँ, शादी बच्चा एक्चुअली में क्या है कि हम लाइफ में हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी क्या रहती है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो मेरी टॉप प्रायोरिटी हमेशा यूपीएससी एग्ज़ाम ही रहा कि मुझे था कि आईएएस एग्ज़ाम है, ये क्लियर करना ही है। जब हम जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो हमने चाह लिया करना है। फिर सौभाग्य से जो मेरी वाइफ है वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने कभी मुझे प्रिपरेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, घर को संभाल लेती। मेरे जो सिस्टर्स हैं, ब्रदर भाई हैं, मम्मी पापा, तो इन सब ने एक कोर्डियल एनवायरनमेंट था फैमिली में और सभी ने मुझे सपोर्ट किया। वो सभी लोग समझते थे, उनकी सबकी प्रायोरिटी मेरी एजुकेशन थी, तो इसलिए ऐसा कोई डिस्टर्बेंस हुआ नहीं कि शादी की वजह से जो है डिस्टर्बेंस हो या कुछ दिक्कत आए। उल्टा ऐसा होता था कि शादी के बाद जैसे मैं क्या करता था, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, घर से ही मैंने प्रिपरेशन की थी। कोचिंग वगैरह कोई ज्वाइन? हाँ, नहीं कोचिंग नहीं की थी, ऑप्शनल की कोचिंग की थी, जनरल स्टडीज़ की कोचिंग नहीं की थी मैंने। और मैं ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो कहता हूँ कि आप मत करो ये कोचिंग, मतलब आपको सही गाइड करने के बजाय मिस गाइड कर देंगे, 3-4 साल आपके ख़राब हो जाएंगे और आप बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं जनरल मना करता हूँ। मैंने घर से ही तैयारी की थी और लाइब्रेरी जाता था, और लाइब्रेरी से वापस आते टाइम बेटे के साथ थोड़ा बहुत, वो 1-1.5 साल का था, तो मस्ती करता, तो स्ट्रेस और उल्टा रिलीज़ हो जाता, मतलब अच्छा लगता। तो इसलिए वही चीज़ है कि आपकी फैमिली कैसा है, आपके जो पार्टनर है अगर वो सही है, आपको समझते हैं, तो फिर शादी के बाद भी चीज़ें हो सकती है। अच्छा सर, आप कभी मुखर्जी नगर भी आए थे तैयारी करने के लिए? यहाँ पे लगभग कितने दिनों तक आप रहे हैं? मुखर्जी नगर में यहाँ मैं रहा था, नेहरू विहार में, यहाँ 3-4 साल में रहा था। और फिर मैं इंटरव्यू के लिए भी 1-1.5 महीने जब भी इंटरव्यू होते तो यहाँ आता था, यहाँ रुकता था, तो एक काफ़ी लंबा जुड़ाव हो गया मुखर्जी नगर से। तो अब कैसा फील हो रहा है कि सिलेक्शन के बाद फिर आए हैं, कैसा फील हो रहा है? दोस्त भी बैठे हैं पीछे कई सारे। हाँ, अब वही पुराने दिन सोचता हूँ। उस टाइम सोचता था कि यार ये बस ये एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद ऐसे, लेकिन वही ये ज़िंदगी वैसे ही चलती है। कोई बड़ा हम उस टाइम इंस्टेंटली थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन बाद में एज यूजुअल हो जाता है। मुझे कुछ ज़्यादा विशेष नहीं लगता। हाँ, चीज़ें हैं, जब यहाँ बैठ के चाय वाय पीता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो एक एम था, जो टारगेट था, उसको क्लियर कर लिया, तो ठीक है। आपका वैकल्पिक विषय शायद आपने एक बार बदला भी है, और संस्कृत था जो कि हर कोई स्टूडेंट जल्दी से नहीं पकड़ता है। यही था कि आपका, और इतनी आसानी से इसमें कैसे हो गया? क्योंकि हर स्टूडेंट इससे बचना चाहता है, आप बिल्कुल अलग चले हैं और काफ़ी लंबा संघर्ष किया है, उसके बाद उभर करके आए हैं। क्या संस्कृत आसान है? एक्चुअल में क्या है कि संस्कृत एक इंडिया की जो भी लैंग्वेजेज है ना, लगभग वो सारी संस्कृत से डिराइव्ड है या इन्फ्लुएंस्ड है। और संस्कृत क्या है, बहुत इजी है। जैसे मैंने क्या किया, 14 डेज़ का एक स्पीकिंग कोर्स करवाते हैं संस्कृत भारती एनजीओ, तो वो किया था, तो मुझे इजी लगा, मैं बोलना भी सीख गया था संस्कृत। और नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारा ब्रेन है वो उसको एंजॉय करता है, तो इस वजह से मुझे अच्छा लगा संस्कृत पढ़ना लिखना। और रही बात, हम यूपीएससी में तो रिज़ल्ट के लिए वैकल्पिक विषय लेते हैं, कोई सा भी विषय हो, चाहे मैथिली हो, चाहे कुछ भी पढ़ें, हमें तो मार्क्स से मतलब है। और
एक बार तो संस्कृत में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से संस्कृत का भी रिज़ल्ट डाउन रह रहा है। तो अभी मैं ज़्यादा बच्चों को सजेस्ट नहीं करता कि आप संस्कृत लैंग्वेज ही लें, क्योंकि हम जितना नई लैंग्वेज को सीखें, मेहनत करें, और उसके बाद अगर रिज़ल्ट एवरेज रहे या बिलो एवरेज रहे तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करता। हालांकि मैंने बहुत अच्छा संस्कृत कर लिया था, इस वजह से मुझे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। सर आपने सबसे पहले कब दिया था अटेम्प्ट और लास्ट कब दिया है? मेरा जो अटेम्प्ट था एक्चुअल में क्या है, मैंने कॉलेज में ही दे दिया था। ओबीसी में ये क्या है कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसे देना पड़ेगा, क्या लास्ट अटेम्प्ट तक पहुँचेंगे क्या। तो कॉलेज टाइम में 11-12 में उस टाइम ही दे दिया था, और ये 2021 में दिया था मैंने लास्ट अटेम्प्ट। ये पता चला है मुझे, कई वीडियोस में आपके देखा था, आपके दोस्त भी बताते हैं कि जिस टाइम आपका रिजल्ट आया था आपने अपने पिताजी को फ़ोन किया था, उस टाइम भी ट्रक ही चला रहे थे। ये क्या सच है? हाँ हाँ, पापा जो है आगरा से जयपुर आ रहे थे, और वो गाड़ी ट्रक ही चला रहे थे, और रिज़ल्ट वहीं उन्होंने सुना था। और आपने आपने बताया कि हमने कभी कोई कोचिंग नहीं ली है। बिना कोचिंग के कैसे हो गया? आजकल मैं देख रहा हूँ भीड़ पे भीड़ कोचिंग्स में बढ़ती जा रही है, रिजल्ट कहीं ना कहीं जीरो आता जा रहा है। ये आप सच मानते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चा अगर खुद चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि आपने किया है? ये सच है, आप थोड़ा बहुत मानते हैं या नहीं? हाँ, मैं ये मानता हूँ, देखो कि यार सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। सेल्फ स्टडी करते हैं हम, चीज़ों को मनन करते हैं, बैठते हैं, तभी चीज़ें हमारे माइंड में जाती है। कोई पढ़ा के या कोई सुना के टीचर चला गया, तो जब तक हम उसका आत्मचिंतन नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ें माइंड में नहीं जाएगी। और कोचिंग में क्या होता है कि कोचिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि बच्चों को खुश रखना। रिजल्ट आए ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर अच्छा वो है जो बच्चों को खुश रखें। क्योंकि 90% बच्चे मैंने देखा है कि जो ऐसे होते हैं जो माहौल बनाते हैं या कोचिंग्स की फ़ीस देते हैं, जो मतलब सिलेक्शन या मेहनत नहीं करते या इतना पढ़ते नहीं हैं। 10% बच्चे होते हैं जिनके बीच में कंपटीशन होता है, तो उन 90% को खुश रखने के लिए कोचिंग चलती है। और आप ये विडम्बना देखिए कि हिंदी मीडियम में बड़े बड़े कोचिंग खुल रहे हैं, क्षेत्र प्रयागराज में खुल रहा है, कभी जयपुर में खुल रहा है, लेकिन हिंदी मीडियम अगर उन कोचिंग के टीचर से पूछे कि रिजल्ट क्या है, 2%, 5%, 20 लड़के 1000 में से 700-800 में से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो और वो बड़ा बड़ा एड ले रहा है, बड़ा बड़ा मतलब बहुत बड़े इंडिया में बड़ा पर्सनैलिटी बन रहा है। तो आप सोचो उससे घटिया आदमी कौन हो सकता है जो लोगों को झूठा सपना बेच के और पैसे कमा रहा है। झूठे सपने बेच रहे हैं ये हिंदी मीडियम के साथ, तो यही हो रहा है। और इस आवाज़ को कोई उठा नहीं रहा, सारे लोग मौन हैं, क्योंकि जो भी बड़े लोग हैं उन सब के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो किसी को पड़ी नहीं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इन बच्चों की भी कोई सुने। सर मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, आप बड़ा डाउन टू अर्थ हैं, वहाँ पे भी देखा था, बाहर भी, आप कहीं पे भी मतलब किसी के साथ भी बैठ जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो बड़ा मतलब अलग सा ही फील करते हैं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। लेकिन वो चीज़ें मुझे आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखी। आप जो स्टूडेंट कहीं ना कहीं अब इंटरव्यू देने वाले हैं या प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, उनको आप आखिरी में क्या सलाह देने चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखो, डाउन टू अर्थ तो ये है कि हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। हमारे बेशक हमारी नज़र आसमान की ओर हो, लेकिन पाँव ज़मीन पे होने चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ। और जो इंटरव्यू या प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि एक तो स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम दें। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो आपकी परफॉर्मेंस को हमेशा अफेक्ट करता है। चाहे इंटरव्यू में आप नर्वस हो तो आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा, चाहे वहाँ पीटी में नर्वस हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान दें, योगा मेडिटेशन वगैरह करें। और यूपीएससी जीवन नहीं है भाई, यहाँ ख़त्म नहीं हो जाता जीवन, ठीक है। तो इसलिए बहुत आप उससे भी बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो ये ना माने कि बस ये जीवन मरण का सवाल है। जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। और जितने बड़े आदमी हैं उसमें से आप मेरे को बताओ कि कितने यूपीएससी सिलेक्टेड हैं। तो आप यूपीएससी के बिना भी जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बहुत बड़ा कर सकते हो। तो इसलिए इसको जीवन और मरण का प्रश्न ना बनाएं और आराम से कूल माइंड से एग्ज़ाम दें। हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो भी ठीक है, भगवान का और अच्छा प्लान होगा। निष्काम कर्म करें बस। मैं भी यही सोचता था कि जब मैं देखता था रियलिस्ट, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को हिंदी मीडियम जो दे रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। हम स्टेटिक्स देखें तो 100 में से 2% हमारे चांसेज होते हैं सिलेक्शन के। अब 2% चांस मेरे हैं सिलेक्शन में जिस एग्ज़ाम में,
उसको भी मैं दे रहा था एग्ज़ाम में, पूरी मेहनत कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में केवल मेहनत है, रिज़ल्ट का मुझे पता नहीं है कि भाई रिज़ल्ट क्या रहेगा। मैं तो केवल मेहनत कर सकता हूँ। आप अपनी तरफ से मेहनत करें, जो भी रिज़ल्ट आए उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें लाइफ में। इसको इमोशन से और उन चीज़ों से ना जोड़ें, बी प्रैक्टिकल। जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे यूपीएससी के लिए उतना बढ़िया रहेगा। और ये मान के चले कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि हम 2% हैं, हम समुद्र की धारा के विपरीत तैर रहे हैं, तो हमें अपनी क्षमताओं को बहुत बढ़ाना होगा और ये फ्रॉड्स और ये जो कोचिंग वाले हैं इनके चक्करों में नहीं पड़ना होगा। ठीक, यही मेरी सलाह है उनको। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे साथ थे डॉक्टर पवन कुमार सर, और यूपीएससी सीएससी 2021 में सर का 551 रैंक था। आज की वीडियो में आप फिर से देख रहे हैं, इससे पहले भी आप कई बार कई चैनलों पे देख चुके हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाह रहे थे कि आपके साथ कब आएंगे, तो वो आ चुके हैं। सर ने जो बातें बताई हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका सपना है वो आप पूरा कर पाएंगे। ये बात सच है, कोचिंग डे बाई डे बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है जीरो होता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है। ये वीडियो हमारे सहयोगी साथी ने नेहरू बिहार में दिनेश भाई के रूम में कुछ पंडित ने रिकॉर्ड किया है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सर लास्ट में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट आपको देखते हैं और देख भी चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, और बहुत सारों का तो ये सवाल रहता है कि हम सर से कैसे कांटेक्ट करें या फिर कहाँ पे देखें जो हमारे डाउट उनको सॉल्व करें। तो क्या आपका ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम या फिर कोई यूट्यूब चैनल ऐसा है जहाँ पे बच्चे आपसे बात कर सकें, आपको देख सकें, जान सकें? हाँ, बच्चों के लिए ही मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बच्चों के लिए काम आए, तो इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, पवन प्रजापत IAS स्टडी। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पवन कुमार, पवन_कुमार_IAS, इस पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी है पवन प्रजापत IAS स्टडी। तो यहाँ पर मैं बच्चों को मतलब एक तो प्रीलिम्स और इंटरव्यू वगैरह के लिए और पूरा मतलब गाइडेंस, और साथ में मैं सोच रहा हूँ कुछ सब्जेक्ट पढ़ाऊँ भी उनको। जिन जैसे साइंस टेक या एनवायरनमेंट इकोलॉजी है, इन सेक्शन में क्या है कि बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, अच्छा मटेरियल वगैरह, कंटेंट वगैरह, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे मैं प्रोवाइड भी करवाऊँ। और बाकी नेहरू बिहार, मुखर्जी नगर वगैरह यहाँ आता रहता हूँ, तो बच्चे यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहूँगा, जिन जिन छात्रों ने ये वीडियो देखा है, जो सर ने नाम बताया है, वहाँ पर जाकर के आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आपके प्रॉफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे आपके लिए आती रहेंगी। जैसे कि सर ने बताया इंटरव्यू से रिलेटेड, प्रीलिम से रिलेटेड, मेन से रिलेटेड, जो कि आपको कोचिंग्स में आसानी से जानने को नहीं मिलेगी, वहाँ पे सर बताएंगे, और ये आपके लिए ही है। तो आप वहाँ पे बढ़ चढ़ के भाग लें, वहाँ पे जुड़िए और जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सर बेहद अच्छा कर रहे हैं, सेलेक्ट होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, तो आप ज़रूर जाइए। सर लास्ट में दोबारा से नाम और बता दीजिए आप यूट्यूब चैनल का। आप इसमें एक लिंक भी दे दीजिए नीचे ना, और पवन प्रजापत IAS स्टडी, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल का है और ये टेलीग्राम चैनल का है, और इंस्टाग्राम पे भी आप पवन कुमार IAS के नाम से सेव। जैसा कि सर ने अभी बताया, मैं अपने जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एक लिंक भी डाल दूंगा, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके सर के चैनल पर जा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।